सी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो ये इकोनॉमी का जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच मैंने स्टार्ट किया था, आज उसका ये आपको थर्ड या फोर्थ क्लास होगा, जो बेसिक इकोनॉमी ये भी चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी तक मैंने इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का कवर कर चुका था, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था जिसको मैं आज कवर करके ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी का पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूँगा चैप्टर 2। ये सारा चैप्टर 1 का पार्ट था। चैप्टर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे किसका, तो ये आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ का हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले जो छूटे हुए जो पार्ट हैं उसको मैं कवर कर देता हूँ। कुछ टाइप्स बचे हुए थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। और आप लोग प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से देखकर नोट्स बनाएं। ये आपको आने वाले 1 मंथ के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या अचीव कर लिया है इकोनॉमी में। तो इस बैच को ये जो मेरा स्टार्ट करने का जो पर्पस था, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो पीटी और मेंस, जब आप पीटी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे या जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं उनको देखकर आप अक्सर लोग डर जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा। लोग अंदाजे क्या लगते हैं कि उसको टिक आउट करके चले आते हैं। लेकिन एक बेसिक समझ के साथ एडवांस समझ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग बस 1 महीना मेरे साथ जुड़ के रहिए। जैसे ही इकोनॉमी का आपको 20 से 25 लेक्चर कंप्लीट होगा, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा क्षमता विकसित होगी जैसे आपको फील होगा कि हाँ, इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन मेरा हो चुका है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग खुद रियलाइज़ हो पाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी का। जो नेक्स्ट कहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग देख चुके थे। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और यहाँ क्वाटरनरी सेक्टर और क्वेनरी सेक्टर, ये पांचों के बारे में। अब पांचों का क्या लिखना था, आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये सारा कंपैरिजन मैंने बता दिया था कि कैसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किनको रेड कलर एक्टिविटी बोला जाता है, किनको ब्लू कलर बोला जाता है, और थर्ड वाले टर्शियरी सेक्टर को वाइट कलर एक्टिविटी बोला जाता है। उसी तरह क्वाटरनरी सेक्टर को वाइट कलर और क्लाउड कलर एक्टिविटी बोला जाता है, और क्वेनरी सेक्टर को गोल्ड कलर एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि सबका डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ताकि एक बेसिक अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मेंस में पूछे जाए तो आपके पास कुछ कंटेंट हो इस सब लिखने के लिए। तो देखिए, ये डेफिनेशन लिख देता हूँ स्पेशल नोट्स करके। पहला था क्या हम लोग का, फर्स्ट था हम लोग का प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में हम लोग लिखते हैं कि वैसी आर्थिक गतिविधियाँ, ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि यहाँ टर्म लिखा हुआ है प्राकृतिक उत्पाद। तो प्राकृतिक उत्पाद में क्या क्या शामिल हो जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद में आपको हो जाएंगे जैसे कृषि के उत्पाद हो जाएंगे, कृषि से संबंधित उत्पाद। उसके बाद आपको पशुपालन से संबंधित उत्पाद, पशुपालन, मत्स्यन, ये सारे जो है ना, सारे आपके प्राकृतिक उत्पाद के अंतर्गत ही आ जाएंगे। मत्स्यन हो गए, कुक्कुट पालन, खनन, उत्खनन, कुक्कुट पालन, खनन, उत्खनन, ये जो है ना, ये सारे आपको प्राकृतिक उत्पाद के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर इनका मैं एक एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं तो ये लिख सकता हूं। जैसे कृषि में आपको क्या होगा, कृषि में हो गए अनाज, फल, सब्जी, ये सब कृषि के पार्ट हैं। अनाज, फल, सब्जी, अनाज, फल, सब्जी। पशुपालन में पशु से हम लोग क्या निकलता है, तो पशु से हम लोग दूध, ऊन, मांस, अंडा, ये सब क्या प्राप्त करते हैं, दूध, ऊन, मांस, अंडा। अच्छा, मत्स्य से मछली, प्रवाल, शैवाल, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रवाल, शैवाल। अच्छा, कुक्कुट पालन से हम लोग अंडा, मांस, ये सब
प्राप्त कर सकते हैं। अब खनन उत्खनन, दो चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा कि खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। तो खनन होते हैं यहाँ से, जैसे लौह अयस्क का खनन करना है, एल्युमिनियम अयस्क का, लौह अयस्क, एल्युमिनियम अयस्क, इस सब का क्या खनन किया जाता है। लेकिन जब उत्खनन की बात करेंगे तो उत्खनन जैसे कि यहाँ पर रेत पत्थर, संगमरमर, ये सब प्राकृतिक उत्पाद हो गए, ठीक है। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब दो टर्म जो आपके लिए नया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को कहाँ पर डाउट हो रहे होंगे, मैं उसको भी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक खनन को लेकर और एक उत्खनन को लेकर आपको डाउट हो रहा होगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक होता है खनन और एक होता है उत्खनन, ठीक है। खनन जो होता है खनन जो होता है वो ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई, मतलब बहुत गहराई तक उसको क्या कर निकाला जाता है, मतलब ज़मीन में बहुत गहराई से खोद कर निकालना। खनन का मतलब क्या हुआ, खनन का मतलब होता है कि ज़मीन में बहुत गहराई से खोद कर निकालना, ज़मीन में बहुत गहराई से खोद कर निकालना, खोद कर निकालना। और अगर खोद कर निकालना, यहाँ एक सेकेंड, हाँ, खोद कर निकालना, बहुत गहराई से खोद कर निकालना। लेकिन जब अगर ज़मीन के ऊपरी सतह से, ज़मीन के सिर्फ ऊपरी सतह को खोद कर अगर हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, ज़मीन के ऊपरी सतह को खोद कर निकालना, खोद कर निकालना, ठीक है। तो देखिए, ये जो हुआ आपको, ये खनन को क्या बोला जाता है, खनन को बोला जाता है माइनिंग, और उत्खनन को क्वेरिंग। ये भी इंग्लिश में याद रखें, खनन को क्या बोला जाता है, माइनिंग, और उत्खनन को क्वेरिंग, उत्खनन को क्वेरिंग बोला जाता है। तो खनन में अगर देखा जाए कि बहुत गहराई से खोद कर निकालना, तो बहुत गहराई से क्या निकाले जा सकते हैं, तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के अयस्क, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब बहुत ही अंदर, ज़मीन के बहुत अंदर गहराई से खोद कर निकाला जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं कि ज़मीन के ऊपरी सतह से खोद कर निकालना, तो जैसे कि मान लिया कि रेत बालू से हम लोग क्या करते हैं, रेत या बालू कहाँ से निकालते हैं, तो नदी से निकालते हैं। जैसे रेत हो गए, या रेत या बालू एक ही हो गया, कहाँ निकालते हैं, नदी से निकालते हैं। उसी तरह अगर पत्थर की बात करते हैं तो कहाँ से निकलता है, चट्टान से। संगमरमर भी कहाँ से, तो चट्टान से। संगमरमर कहाँ से, तो चट्टान से, ठीक है। तो ये आपको हो गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह डिफिनेशन में आपको, क्योंकि ये मेरा बैच ही पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्ट किया है, तो कोई भी पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड क्या है, तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र हम लोग किसको बोलेंगे, तो ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें मानव उत्पादों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, या मानव द्वारा उत्पाद क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें मानव निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं। अब मानव निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं, इसका मतलब जो उत्पाद होंगे, देखिए मैं यहाँ से फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो मानव निर्मित उत्पाद हैं, वहाँ पर प्राकृतिक उत्पाद हैं, तो ये मानव निर्मित उत्पाद जो हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सेमी फर्निश्ड या तो फुली फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड मतलब अर्धनिर्मित, सेमी फर्निश्ड या फिर फुली फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड माने अर्ध निर्मित और पूर्ण निर्मित, ये पूर्ण निर्मित, ठीक है। तो देखिए, अब अर्ध निर्मित और पूर्ण निर्मित हुआ, तो ये सेमी फर्निश्ड जो है, और ये हो गया फुली फर्निश्ड। तो सेमी फर्निश्ड जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग गेहूं से क्या बनाते हैं, आटा। जैसे मान लेते हैं
गेहूँ से क्या बना दिए, आटा बना दिए। या यूँ कहें हम लोग कि कपास से क्या बनाए, कपास से क्या बनाए, कपड़ा। कौन सा कपड़ा, थान वाला कपड़ा, जो थान वाला कपड़ा रहता है। लेकिन यही अगर फुली फर्निश्ड की बात करेंगे तो फुली फर्निश्ड में क्या हो जाएगा, फुली फर्निश्ड में आपको जैसे गेहूँ आटा था आपका, तो गेहूँ से आप क्या बना दिए, गेहूँ से आटा न बनाकर आप बना दिए ब्रेड, बिस्किट, या फिर नूडल, या मैगी, कुछ भी यूँ कहें आपको इस तरह से, या फिर पापड़, इस तरह से आप क्या कर दिए, सामान बना दिए। तो ये आपको फुली फर्निश्ड हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आपको बिक सकता है। लेकिन गेहूं से आटा ये सब क्या हो गया, सेमी फर्निश्ड हो गया। तो मानव निर्मित उत्पाद जो बनाए जाते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कच्चे माल से तैयार माल को बनाना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या करें, कच्चे माल से तैयार माल को बनाना। कच्चे माल जो हैं से तैयार माल तैयार माल बनाना। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर हो गया हम लोग का। तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो टर्सरी सेक्टर में। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के जो क्षेत्र होते हैं, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंडरी सेक्टर के क्षेत्र क्या है, देखिए सेकेंडरी सेक्टर के जो क्षेत्र हैं ये कौन कौन आ जाए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसके सेकेंडरी सेक्टर के क्षेत्र हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है आपका निर्माण, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है विनिर्माण। अब दोनों को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, विनिर्माण। ठीक है, ये सब किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे के सारे जो आ जाते हैं आपको सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। अब यहाँ पर दो टर्म आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, एक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक निर्माण क्या है, और विनिर्माण क्या है। ठीक है, हमें पता है कि आप लोगों को कहाँ डाउट हो रहे होंगे, इसलिए मैं खुद से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, एक निर्माण को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन। निर्माण को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। और एक है विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। हर एक टर्म को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग, तो एक निर्माण हो गया और एक विनिर्माण हो गया। तो अब देखिए निर्माण जो होते हैं, निर्माण कहाँ होते हैं और विनिर्माण कहाँ होते हैं। विनिर्माण होते हैं फैक्ट्री के अंदर। विनिर्माण मतलब वैसा प्रोडक्ट जो फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। लेकिन जिसका निर्माण जो फैक्ट्री के बाहर बनते हैं, जिनका निर्माण फैक्ट्री के बाहर किया जाता है, फैक्ट्री के बाहर इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कंस्ट्रक्शन, जैसे अब कोई एसेट्स बनाना है। निर्माण का मतलब होता है कोई एसेट्स बनाना, एसेट्स परिसंपत्ति बनाना। लेकिन विनिर्माण में क्या हो जाएगा, विनिर्माण में आप गुड्स, कोई माल, प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड्स। इसमें क्या बनाते हैं, गुड्स, कोई वस्तुएं बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, वस्तुएं बनाना। अब एसेट्स में क्या हो जाएंगे, तो एसेट्स में आपके हो जाएंगे, जैसे आपने क्या किया कि कोई पुल बना दिया, सुरंग बना दिया, सुरंग, सड़क, रेलवे, ये सब क्या है, निर्माण के अंतर्गत है। ये सभी कहाँ बनते हैं, क्या फैक्ट्री में बनते हैं। सड़क क्या फैक्ट्री में बनेंगे, रेलवे क्या फैक्ट्री में बनेंगे, नहीं, ये सारे फैक्ट्री के बाहर बनते हैं। लेकिन जिनका निर्माण फैक्ट्री के अंदर होता है उन्हें क्या बोला जाता है, विनिर्माण क्षेत्र बोला जाता है। अर्थात फैक्ट्री के अंदर वस्तुएँ बनाई जाती है। तो कौन कौन से वस्तुएँ, तो कोई भी वस्तु लीजिए, जैसे कि मोबाइल, टीवी, कॉपी, किताब, पेन, एक्सेट्रा, ये सभी जो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्माण, विनिर्माण, ये हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं टर्सरी सेक्टर में। 3। तो टर्सरी सेक्टर जो है, टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर को क्या बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, हिंदी मैंने सब ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो देखिए टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्षेत्र
ऐसा क्षेत्र या गतिविधि जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के मूल्य को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब टर्सरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी के वैल्यू को बढ़ाने वाला जो गतिविधि है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र या गतिविधि, ऐसा क्षेत्र या गतिविधियाँ, ऐसा क्षेत्र या गतिविधियाँ जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र के वैल्यू को बढ़ा देता है, कि वैल्यू को या मूल्य को क्या करता है, बढ़ा देता है, कि मूल्य को बढ़ा देता है। ठीक है, किनको किनको देखिए हाईलाइट करते हैं यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल पहले लिख लेता हूँ मैं, एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे परिवहन, एग्जांपल लिखिए। जैसे टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, परिवहन। ठीक है, परिवहन हो गया, संचार, बाजार, बीमा, संचार, बाजार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं परिवहन को लेकर चलता हूँ कि कैसे परिवहन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के मूल्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं कोई भी कृषि उत्पाद, मान लेते हैं कोई भी कृषि उत्पाद आते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं कृषि से निर्मित कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि कोई कपड़ा निर्मित हो गया, कपड़ा, कपास से क्या बना लिए, कपड़ा बना लिए, तो ये फैक्ट्री में बन गया और ये हम लोग को खेत खलिहान में कृषि उत्पाद है हम लोग का। जैसे कृषि उत्पाद में जैसे अनाज मान लिए। ठीक है, तो अब बताइए ये अनाज जो है अभी जब गांव में है, जब खेत खलिहान में है और वहाँ से लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाता है कि 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। ठीक है, और कपड़ा जब फैक्ट्री में है जब तक, तो मान लेते हैं कि ये 100 रुपये पर पीस के हिसाब से वहाँ पर रेट इसका लग रहा है। लेकिन परिवहन एक ऐसा माध्यम है, परिवहन एक ऐसा माध्यम है, ऐसा टर्सरी सेक्टर का एक ऐसा माध्यम है जो अगर अनाज को, ये कृषि उत्पाद जो अनाज है और जो कपड़ा है, अगर इसको एक जगह से ले जाकर उस जगहों पर ले जाकर बेचा जाता है परिवहन के माध्यम से, जहाँ इसकी डिमांड है और जहाँ इसकी कॉस्ट भी अच्छी मिल रही है, तो सोचिए कि ये क्या कर रहा है, ये कृषि उत्पाद यानी प्राइमरी सेक्टर के वैल्यू को बढ़ा रहा है। जो अनाज अभी 20 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ मिल रही है, वो अगर परिवहन के माध्यम से हम शहरों में ले जाकर बेचते हैं या उन क्षेत्रों में ले जाकर बेचते हैं जहाँ इनकी हाई डिमांडेड है, तो क्या इनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी? तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो परिवहन क्या करते हैं, ये जो भी है परिवहन, संचार, बाजार, ये क्या करते हैं, ये कृषि उत्पाद की वैल्यू को बढ़ाते हैं। और उसी प्रकार कपड़ा, जो फैक्ट्री के पास कपड़ा 100 रुपये पर पीस के हिसाब से बिक रहा है, तो परिवहन क्या करेगा, परिवहन इस कपड़ा को ट्रांसपोर्ट करके, परिवहन इस कपड़ा को ट्रांसपोर्ट करके उन क्षेत्रों में जाकर ले जाएगा जहाँ इसकी हाई डिमांडेड है और जहाँ इसकी हाई कॉस्ट पर सेलिंग हो। ठीक हो, तो ये ठीक है। तो इस प्रकार एक परिवहन क्या करता है, और ये जितने भी टर्सरी सेक्टर के जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वैल्यू को, मूल्य को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यूँ देखा जाए कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों के तीनों जो हैं ये रॉ मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी है, रॉ मटेरियल बेस्ड सेक्टर हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों रॉ मटेरियल बेस्ड सेक्टर हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ में क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर। फोर्थ क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र में क्या है, ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो तीनों जो थे वो ये रॉ मटेरियल बेस्ड सेक्टर थे। लेकिन ये जो क्वाटरनरी सेक्टर है ये नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। किस बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड। इसका डिस्कशन मैंने कल भी किया था। ये नॉलेज बेस्ड सेक्टर हैं, लेकिन अगर इनका नॉलेज माने ज्ञान आधारित क्षेत्र, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ज्ञान आधारित क्षेत्र, ज्ञान आधारित क्षेत्र। अब इसका डेफिनेशन देखिए। तो अगर मान लिया जाए कि क्वाटरनरी सेक्टर का दिखना है, तो क्वाटरनरी सेक्टर का आप कैसे लिखिएगा कि ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जो ज्ञान आधारित हो, ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ, ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ
जो ज्ञान आधारित, सूचना आधारित, ज्ञान आधारित, सूचना आधारित, सॉफ्टवेयर आधारित, सॉफ्टवेयर आधारित, ठीक है, या यूं कहें हम लोग सॉफ्टवेयर आधारित, या हम कहें डेटा आधारित। ये सब मैंने लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कौन कौन लिखा, ध्यान से देखिए। ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जो ज्ञान आधारित, सूचना आधारित, सॉफ्टवेयर आधारित और डेटा आधारित जो होते हैं उन्हें हम क्वाटरनरी सेक्टर या चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं। डेटा आधारित होते हैं वे क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वे क्वाटरनरी सेक्टर या चतुर्थक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सॉफ्टवेयर आधारित जो सेवाएं हैं, सॉफ्टवेयर आधारित सेवाएं, सॉफ्टवेयर आधारित सेवाएं। उसके बाद कॉल सेंटर, जगह जगह पर देखिएगा कॉल सेंटर बने हुए हैं। उसके बाद आउटसोर्सिंग या डेटा एनालिसिस जहाँ होते हैं, डेटा एनालिसिस, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जहाँ होता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है सूचना आधारित हैं, ज्ञान आधारित सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं अब ये बताइए क्या इन गतिविधियों के लिए कोई कच्चे माल की ज़रूरत है? नहीं, ये नॉलेज बेस्ड है। आप सॉफ्टवेयर अगर चला रहे हैं, आपके पास नॉलेज है तब तो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं ना। और सॉफ्टवेयर से क्या करें, सॉफ्टवेयर से आप IT सेक्टर में क्रांति ला रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि चतुर्थक क्षेत्र में इसके लिए कोई रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती, कोई कच्चे माल की आवश्यकता, ये नॉलेज बेस्ड है, कोई कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। चतुर्थक सेक्टर के लिए कोई कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मानते हैं, ये 4 हो गया। 5th देखते हैं हम लोग, 5th की ओर चलते हैं। 5th है हम लोग का क्वेनरी सेक्टर। क्वेनरी सेक्टर यानी कि पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र। तो पंचक क्षेत्र किसको कहेंगे? ये तो आपको ज्ञान आधारित हो गए। पंचक क्षेत्र भी आपको उसी तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, जो टॉप लेवल के जो डिसीजन होते हैं, मतलब यूँ कहें कि ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ, देखिए ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय हो, जिसमें टॉप लेवल के जो डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों या फिर कोई कार्यक्रम का निर्धारण, नीति निर्माण या कार्यक्रम निर्धारण, कोई प्रोग्राम आदि को शामिल किया जाता है। आदि को शामिल किया जाता है। यूँ कहें कि ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय, नीति निर्माण एवं कार्यक्रम निर्धारण आदि को शामिल किया जाता है, वे क्वेनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो अब क्वेनरी सेक्टर के अंतर्गत जैसे मान लिया जाए, क्या होगा, क्वेनरी सेक्टर के अंतर्गत ये जो होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो होते हैं टॉप लेवल के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, टॉप लेवल के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, टॉप लेवल इंटेलेक्चुअल बेस्ड इकोनॉमी जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल बेस्ड इकोनॉमी, या यूँ कहें कि जो टॉप लेवल के डिसीजन बेस्ड इकोनॉमी होते हैं, या यूँ कहें कि टॉप लेवल के डिसीजन बेस्ड इकोनॉमी होते हैं, डिसीजन बेस्ड इकोनॉमी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए कि जैसे राष्ट्रपति, PM, CM आदि के स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं, राष्ट्रपति, PM, CM आदि के स्तर पर
जो निर्णय लिए जाते हैं, ये जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, या जो नीति निर्माण बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सारे फैक्ट यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। या फिर कोई कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी के सीईओ या एमडी द्वारा उनके स्तर पर जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं या नीति निर्माण जो भी किए जाते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, ये सब टॉप लेवल के डिसीजन है। ये सब किस सेक्टर में आ जाएंगे, तो क्विंटी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, पंचक क्षेत्र। तो अब ये हम लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और क्विंटी, पाँचों के पाँचों सेक्टर कंप्लीट हो गया। अब कुछ बेसिक जो हैं, जो अक्सर जो यूपीएससी 2024 के पैटर्न में देखने को मिला है मेंस में, मैं उसको भी यहाँ पर कवर कर देता हूँ, जो इकोनॉमी पूछे गए हैं। देखिए यूपीएससी 2024 का जब मेंस आप देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ की आपको बात कही गई है, केयर इकोनॉमी की। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमी के सेक्शन है, मैं उसको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी ये पूछा गया आपको मेंस में। केयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखभाल अर्थव्यवस्था, देखभाल अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन मेंस में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मेंस का क्वेश्चन था कि जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं को केयर इकोनॉमी, देखभाल अर्थव्यवस्था से मौद्रिक अर्थव्यवस्था की ओर कैसे ले जाया जा सकता है। तो ठीक है, तो यूँ कहें कि सिंपली आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखना था कि महिलाओं को जितना हम सशक्त करेंगे उतना ही ये देखभाल, जो घर में जो लोग अवैतनिक बिना वेतन के जो घंटों घंटे काम करते रह जाते हैं, जो अपना काफ़ी समय लोगों की सेवा करने में व्यतीत करते हैं, अगर उसमें कुछ उनका कोई यूज करके अर्थव्यवस्था में योगदान देना अगर हम लोग चाहते हैं कि उन महिलाओं का अगर योगदान कुछ अर्थव्यवस्था में हो, तो उन्हें सशक्त करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही महिला सशक्त होगी तो ये अपने कामों को कम करके, मतलब कम यूँ नहीं छोड़ना नहीं कहा जाएगा, या कामों को एक अच्छे तरह से मैनेजमेंट करके अपना टाइम निकाल के कुछ अर्थव्यवस्था में जहाँ से मनी उसको इनकम हो, मनी जनरेट हो, यूँ कहें कि मॉनेटरी इकोनॉमी की ओर ट्रेंड करेगा वो एक अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में कुछ अलग योगदान दे सकती है अगर महिलाएं सशक्त हो जाती है। तो इस बात को जानेंगी। जैसे यहाँ केयर इकोनॉमी है, केयर इकोनॉमी को बोला जाता है कि देखभाल अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग हम लोग देहात से आए हुए गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर देखें कि महिलाएं जो होती हैं वो परंपरागत रूप से काम में ही लगी रहती हैं। महिलाओं का परंपरागत काम रहा है घर की देखभाल करना, महिलाओं का परंपरागत काम रहा है, परंपरागत काम रहा है क्या करना, तो देखभाल करना। अब देखभाल किस सेंस में, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बच्चों को देखभाल, बुजुर्गों को देखभाल, बुजुर्गों को देखभाल, ये सब कौन, महिलाएं ही तो करती है ना। अब बुजुर्गों को देखभाल, विकलांग, बीमार को देखभाल, यूँ कहें अस्पताल या मरीजों की देखभाल, अस्पताल में मरीजों की देखभाल, ये सब मरीजों की देखभाल। तो ये सारे काम कौन करती है, महिलाएं ही करती हैं। अक्सर देखा गया है ये सारे काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। और कुछ घर में तो ये बिना सैलरी का ही, मतलब अवैतनिक रूप से लगे रहते हैं। तो ये जो देखभाल की अर्थव्यवस्था है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पिंक कॉलर एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पिंक कॉलर एक्टिविटी, पिंक कॉलर एक्टिविटी, ठीक है। और ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसी तरह दो और इकोनॉमी की चर्चा मैं करता हूँ जो आपको बीपीएससी ऑडिटर में भी देखने को मिले थे। एक हो सके कि आगे के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिले। एक होता है ऑरेंज इकोनॉमी, और एक होता है पर्पल इकोनॉमी। दोनों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। इकोनॉमी के जितने भी टाइप से मैंने सारा आपको डिस्कशन कर दिया, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं कभी। तो देखिए इकोनॉमी जो मैंने बताया, ऑरेंज इकोनॉमी मतलब होता है नारंगी अर्थव्यवस्था, नारंगी अर्थव्यवस्था। और पर्पल इकोनॉमी का मतलब होता है बैगनी अर्थव्यवस्था,
बैगनी अर्थव्यवस्था। अब देखिए कि नारंगी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है। देखिए ऑरेंज इकोनॉमी जो होते हैं ये सृजनात्मकता पर आधारित होते हैं, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो सृजनात्मकता से जुड़ी हुई हों, ऐसी गतिविधियाँ जो सृजनात्मकता से जुड़ी हो, ठीक है। लेकिन बैगनी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे कि ऐसी गतिविधियां जो संस्कृति एवं विरासत की गतिविधियां से जुड़ी हुई हैं, यानी कि संस्कृति एवं विरासत की गतिविधि, संस्कृति एवं विरासत की गतिविधि। अब देखिए सृजनात्मकता का कहने का मतलब क्या है कि क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था हो, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे कि ऐसी गतिविधियां जो संस्कृति, विरासत या परंपरागत कला से जुड़ी हुई होती है, जो किससे जुड़ी हो, संस्कृति, विरासत, या परंपरागत कला से जुड़ी हो, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूँ कहें कि नारंगी ऑरेंज इकोनॉमी में क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, लेकिन पर्पल इकोनॉमी में जो संस्कृति, विरासत और परंपरागत जो कला है उससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। जैसे अगर एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे फिल्म बनाना, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बनाना, नाटक, डिजाइन, कुछ भी नाटक करना, डिजाइन बनाना, ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है, डिजाइन बनाना, ठीक है। सोशल मीडिया पर क्या लोग करते हैं, नए नए क्रिएटिविटी करना, सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी करना, ठीक है। तो ये आपको जो है ये आ गए आपको ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत। लेकिन यहीं अगर पर्पल इकोनॉमी की एग्जांपल देखने की कोशिश करें, जैसे हस्तशिल्प, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हस्तशिल्प, मूर्तिकला, वास्तुकला, ठीक है। तो ये जो है आपको पूरे के पूरे इकोनॉमी के जितने भी टाइप्स थे मैंने आपको कवर कर दिया हूँ, और मैं आपको कवर कर दिया हूँ। और यहाँ से जितने भी टर्म मैंने आपको बताया है, वे सारे आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट डाउन करके उसको रिवीजन करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं कि इस टर्म से रिलेटेड स्टेटमेंट दे देंगे। तो जब तक आप टर्म को नहीं जानिएगा, पहला चैप्टर इसलिए मैंने 2 से 3 क्लास में लिया, 3 से 4 घंटा का क्लास हो चुका है, ताकि आपको इकोनॉमी से रिलेटेड हर एक टर्म को समझ पाएँ। अब जब मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा, आर्थिक समृद्धि, तो वो आपको अब और समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक टर्म को आप ऑलरेडी यहाँ पर क्या करें, सीख चुके हैं। तो ये मैं यहाँ पर इस वीडियो को क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। और ये जो मेरा जो एम था कि 2 से 3 क्लास में इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट कर दूँ, और यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया हम लोग का, मतलब ये यूँ कहें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।